This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विवाहिता की मौत पर बवाल, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। होली में शराब माफियाओं पर पुलिस की कड़ी नजर, 10 कारोबारी की गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद। और ट्रेन पकड़ने आए यात्री को आया हार्ट अटैक, रेल पुलिस ने बचाई जान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक गर्भवती विवाहिता का वॉशरूम में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के आम गोला रोड नाका गली की है। मृतका की मौत मंगलवार की शाम में हो चुकी थी, लेकिन ससुराल वालों ने बगैर पुलिस को बताए शव को ठिकाना लगाने की प्लानिंग में थे। तब तक इसकी सूचना मृतका के मायके वालों को लग गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मायके से लोग पहुंचकर हंगामा करने लगे। सूचना पर काजी मोहम्मदपुर पुलिस के साथ डीएसपी टाउन सीमा देवी मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किया। मृतका की पहचान कपड़ा कारोबारी शिवेंद्र चंद्र सिंह की 30 वर्षीय पत्नी डॉली कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार डॉली 4 महीने की गर्भवती थी। इससे पहले भी डॉली का एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था। मंगलवार की शाम करीबन 4 बजे डॉली का शव बाथरूम में पाया गया। उसके गले पर गंभीर निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने पूरे घर की जांच पड़ताल की। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, जिससे पति शिवेश की भूमिका पर संदेह हुआ। इसके बाद से पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। मृतका के मायके वालों ने बताया कि शिवेश का किसी और से अफेयर चल रहा था, इसी कारण से वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने भी माना कि प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कथी जे लेबर जे दाई के काम करे छै ना, ओकरे से प्यार करैया आ एकरा कहे जे तलाक दे देबो आ सब 5-6 महीना से आ तब जाके सब मिल के मतारी बहिन भाई सब मिल के मार देलक लड़का के। आय हम बड़की माय हती, पहले भी मारत रहे ना, पहले ना मारत रहे, पहले अच्छा से रखत रहे। इन्ने 5-6 महीना से ऐसे कैले की जाने के लिए रूम मंगत रहे रहे लागी। आप लोगों को कैसे पता चला? कहलक है जे सुनल है, आई माई से सुनल से कहलक है बेटी दिया। अरेस्ट किया जाए उसको, सर गाड़ी नहीं जाएगा, अरेस्ट कीजिए पहले उसको, उस गाड़ी रोके, गाड़ी रोको ना, गाड़ी रोके सर, इंसाफ चाहिए सर, नहीं इंसाफ चाहिए, उसका हस्बैंड लेबर से फंसा हुआ था, लेबर से तलाक देके उसको से शादी करेंगे। वो बोला था इसको तलाक देके हम उसको से शादी करेंगे लेबर से। काम करता है, काम करता है, लेबर है, लेडीज है लेबर में काम करता है। कहा कि उसको
बनाने थी, खाना में से ले गया खींच के बाथरूम में, बाथरूम में मार दिया, पानी उछिल दिया, काजी मोहम्मदपुर थाना में आमगोला रोड पे एक घर है। इसमें हमें सूचना मिली, पुलिस को 112 पे कॉल आया कि एक लड़की की मृत्यु हो गई है। शादीशुदा महिला है, वो लगभग उम्र 30 साल है और 3 महीने की वो प्रेग्नेंट भी थी। तो परिवार द्वारा कहा गया कि बाथरूम में गिर के मृत्यु हुई है, लेकिन गले पर निशान है। संभावना यही है कि गला दबा के या तो हत्या की गई या आत्महत्या है, लेकिन इस तरह से आत्महत्या के हमें संकेत कम लगते हैं। आगे हम जांच करें, FSL टीम अपनी जांच करके जा चुकी है और हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। परिजनों का कहना है कि पहले से भी टॉर्चर वगैरह किया जाता है। टॉर्चर की थाने पे कोई भी शिकायत नहीं है, मानसिक तौर पे टॉर्चर हो तो बात अलग है, लेकिन थाने पे किसी प्रकार की कोई आवेदन नहीं दिया गया लड़की के द्वारा। और पति को हम ले रहे हैं क्योंकि हम पूछताछ अभी अपनी करेंगे। सीसीटीवी से कुछ क्लू मिल पाया है? सीसीटीवी अभी देखा है, जहाँ तक वो यही है कि पति ही एंटर और आउट हुआ है, तो उसी पॉइंट पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपना। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि पति का अफेयर किसी और महिला से है, तो उन बिंदु पर भी जांच करें। वो तो जितना आएगा हम करेंगे उसमें। होली पर्व के मद्देनजर शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। पुलिस प्रशासन ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा सके। हालांकि होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन शराब माफियाओं ने अभी से इसकी तस्करी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए अवैध कारोबारी बाहर से बड़ी मात्रा में शराब मंगवाकर ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने पारू, साहिबगंज और मीनापुर में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। होली से पहले पुलिस की इस कार्रवाई से दारू कारोबारी के बीच हड़कंप मच गया है। मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक लग्जरी कार से बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया है। यह शराब होली में खपाने की तैयारी थी। इसके बाद कारोबारी के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग होली पर्व को देखते हुए शहर एवं मुजफ्फरपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार छापामारी और गश्ती कर रहे हैं। इसी क्रम में कल 10 शराब विक्रेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 महिला भी हैं और 3 वाहन जब्त किए गए हैं। लगभग 85 कार्टून से अधिक विदेशी शराब जब्त की गई है। एक पिकअप में, एक लग्जरियस कार थी और एक मोटरसाइकिल में, और कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए जिन्हें कि जेल हाजत भेजा गया। और अभी भी हम लोग होली पर्व को देखते हुए लगातार छापामारी कर रहे हैं, करते रहेंगे और इस क्रम में अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त हो रही है। किन थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है सर? अभी मोटा मोटी जो शहर के 2-3 थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई, जैसे सदर थाना क्षेत्र में हुई, पारू थाना क्षेत्र में हुई है, इधर आपको कांटी थाना क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा 1-2 और थाना क्षेत्र में शराब विक्रेताओं की जानकारी सर हो पाई है? शराब की जानकारी तो हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त होता है, इसी आधार पे हम लोग शराब की छापेमारी करते हैं। उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोग फरार भी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो कार वगैरह जिससे शराब को लोड किया जा रहा है जी, ये रात्रि का समय था, वो दूसरे वाहन से वहाँ आके शराब अनलोड हुआ। हम लोग को सूचना मिली, गए तो शराब कार में लोड हो रही थी, लेकिन अंधेरे के लाभ उठाकर जो शराब कारोबारी थे वो भागने में सफल रहे। शराब को हम लोगों ने टोचन करके लाया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक यात्री अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग उधर दौड़ पड़े। लोगों ने बताया कि यात्री को हार्ट अटैक हुआ है। यात्री की पहचान मधुबनी जिले के फुलपरास के निवासी संजय कुमार मिश्रा के रूप में की गई है। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने आनन फानन में रेलवे पुलिस को बुलाया। रेलवे पुलिस संजय कुमार मिश्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। रेल पुलिस के आरक्षी संतोष कुमार झा के द्वारा सूचना दी गई कि एक यात्री संजय कुमार मिश्रा अपने परिजन के साथ गाड़ी संख्या 13211 से मुजफ्फरपुर जंक्शन आए
और मुजफ्फरपुर जंक्शन से नरकटियागंज जाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 2 से होकर न्यू FOB पर चढ़कर आगे प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आने के क्रम में अचानक चक्कर आने के कारण गिर गए हैं। उन्हें अचानक गिरते देख आसपास के यात्री उधर दौड़ पड़े। लोगों ने इस घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस वहां पहुंची और तुरंत रेलवे के डॉक्टर को सूचित किया। मौके पर तैनात प्रधान आरक्षी संतोष कुमार झा एवं आरक्षी राजू कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित यात्री को CPR देते हुए होश में लाया। प्राथमिक उपचार होने के बाद संजय कुमार मिश्रा को सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रेल यात्री की ऐसी मदद की जिससे अब पूरे देश में उनकी खूब चर्चा हो रही है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने SSP से रिपोर्ट की मांग की है। मामला गायघाट बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जिस संबंध में बेनीबाद थाना कांड संख्या 85/24 दर्ज है। कांड के सूचक गनौर शाह ने बताया कि उनकी बेटी व नतनी को इस कांड के अभियुक्तों ने अपहरण करके मानव तस्करों के हवाले कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है और उनकी बेटी व नतनी की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त गण खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। कांड के अनुसंधान करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। थक हारकर सूचक ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने SSP मुजफ्फरपुर को तलब किया है और 4 सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की है। जी मामला है जो ये लोग लड़की को जो है ले गया, अब किसकी लड़की? हमारे गनौर शाह को जी वो ले गया। अब पता नहीं बेच लिया कि क्या किया, अब तक पता नहीं है जी। वो महीना 4 महीना है, 4था महीना जी। बेटी भी है, नतनी भी है। नतनी भी है जी। कितनी उम्र हो रही है बेटी की और नतनी की? बेटी का उम्र होएगा वही 23-24 साल और नतनी का उम्र है साल भर। तो आपने कंप्लेंट कहाँ पे किया? जी बेनीबाद थाना किए थे। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप कहाँ हैं? जी अभी मानव अधिकार में आए हैं मुजफ्फरपुर। किनसे अपील करना है? बाद थाना में एक FIR इंस्टीट्यूट हुआ 85/2024 3/11/2024 को, जो कि BNS का धारा 137(2), 87, 3(5) में इंस्टीट्यूट हुआ, जो कि पुराने IPC में 363, 366 और 34 IPC था। इस मामले में के जो पिटिशनर हैं वह है श्री गनौर शाह हैं। इनका ये चीज़ है कि इनकी एक शादीशुदा लड़की और इनकी नतनी को इस कांड के अभियुक्तों के द्वारा कहीं गायब कर दिया गया है। इनका ये भी आरोप है कि जो कांड के अभियुक्तगण हैं वे सभी मिल करके इनकी लड़की और इनकी नतनी को किसी मानव तस्करों के हवाले करके लोग बेच दिया है। इस मामले के संबंध में ये जब थाने पर जाते हैं तो थाने के स्तर से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तत्पश्चात ये थक हार करके मेरे माध्यम से ये बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किए, जिसके रिगार्डिंग माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा SSP मुजफ्फरपुर को तलब किया गया है और SSP मुजफ्फरपुर से 4 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट की मांग की गई है। साथ ही साथ बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा SSP मुजफ्फरपुर को डायरेक्शन दिया गया है कि मामले में त्वरित और उचित कार्रवाई करना इसमें प्रारंभ कर दीजिए। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आया है कि 4 सप्ताह के अंदर में मामले में का जो है सो पूरा रिपोर्ट हमको दीजिए, इसलिए कि यह मामला प्रथम दृष्टया मानव तस्करी से संबंधित ऐसा लग रहा है। जैसा जो सूचनादाता हैं गनौर शाह, उनके आवेदन को पढ़ने के बाद में और इनको जो बताए हैं लोग बात, उस बात को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया यह मामला जो है सो मानव तस्करी से संबंध रखता है, जो मानवाधिकार
का बहुत ही बड़ा उल्लंघन का यह मामला बनता है। और इसमें हमको ऐसा लगता है कि बेनीबाद पुलिस जो कांड के अनुसंधानक हैं उनके द्वारा शुरू से ही शिथिलता बरती जा रही है और रिकवर करने के स्तर पर के लिए जो है कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही है। फिर हम लोग अब कोर्ट में भी हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल यही इसमें अपडेट आया है। मुजफ्फरपुर में महानगर राजद के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि भाजपा की सरकार चल रही है। शिवचंद्र राम ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उस समय बिहार में सुशासन था। उन्होंने कहा कि लालू राज में गरीबों, दलितों, महादलितों और पिछड़ों का सम्मान मिला। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बूट पॉलिश करने वाले का बेटा मंत्री बना और पहाड़ पर पत्थर तोड़ने वाली महिला सांसद बनी। पूर्व मंत्री ने वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है। महिलाओं के साथ दिन दहाड़े अपराध हो रहा है। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर में महिलाओं के खिलाफ कई शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने नीतीश कुमार को मौनी बाबा बताते हुए कहा कि उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। राज्य में बढ़ते अपराधों के लिए उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। कार्यक्रम में शिवचंद्र राम ने कई लोगों को राजद की सदस्यता भी दिलवाई। मौके पर महानगर अध्यक्ष राय शाहिद, इकबाल मुन्ना, दीपू श्रीवास्तव, पाले खान सहित दर्जनों राजद नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल महानगर के तत्वाधान में महिला सेल के अंतर्गत आज मुजफ्फरपुर महानगर के ऐतिहासिक धरती पर यह कार्यक्रम हुआ है। यह धरती जुब्बा सहनी जी की धरती है। यह धरती शहीदों की धरती है। मैं इस मुजफ्फरपुर की धरती को नमन करता हूँ और महान तपस्वी और जो हमारे समाजवादी विचार के लोग शहीद हुए उनके भी चरणों में 2 फूल अर्पित करता हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात हमारे नेता ने करने का काम किया है और जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना योजना जो लागू की है उस पर महिलाओं को काफ़ी सबसे ज़्यादा महिलाओं को भरोसा है। जो माई बहन मान योजना जो तेजस्वी यादव जी ने लाने का काम किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना हम लाने का काम करेंगे और हर महिलाओं जो 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उन सभी को जो है 2500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। अगर ये घर में अगर 4 महिला अगर है तो उस घर में 10,000 रुपया उसको जो है कि मिलेगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली और बूढ़ा बूढ़ी विधवा पेंशन 1500 रुपया की तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया है। इसे लेकर के जो महिलाएं जो हम आज देख रहे हैं ये महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। महिला जो है कि काफ़ी जो माने संख्या में जो है आकर के सदस्यता ले रही है। उनको आशा तेजस्वी यादव पर है, राष्ट्रीय जनता दल पर आशा है। हमारे इकबाल मुन्ना जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी, रमेश दीपू श्रीवास्तव जी, नीलू जी और तमाम यहाँ जितने भी पिंटू राम और तमाम सबाई, हाँ शब्बीर अब्बास भाई भी हैं, पाले खान साहब भी हैं, देवानंद सहनी, मैंने तमाम लोग ये सब सारे लोग जो है कि सभी लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम किया है। क्योंकि महिलाएं को के पास जो परेशानियां थी उन परेशानियों को अगर मुक्ति अगर इस राज्य में किसी ने दिलाने का काम कर सकता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार में भागीदारी अगर होगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। थोड़ा मात्र 17 महीना बनाम 17 वर्ष मौका तेजस्वी यादव जी को मिला। उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्होंने देश के इतिहास में इस राज्य का जो है कि रिकॉर्ड कराने का काम उन्होंने किया। और
अरे वो कैसे किया था? आज करके दिखावे नीतीश कुमार जी, आज कर करके दिखावे। आज क्या लगा कि उन्होंने रोजगार के मतलब अपना नाम दे रहे हैं? ऐतिहासिक काम, आज तक देश में ऐसा कहीं हुआ क्या कि किसी मैदान में बेरोजगारों को बुलवा करके और बारी बारी से नियुक्ति पत्र दिलाने वाला कौन लोग है? कौन लोग कहा था? यही नीतीश कुमार जी ने कहा था। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे और शपथ ग्रहण करेंगे या नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने न कहा था कि तेजस्वी यादव पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। और वही तेजस्वी यादव अपनी बुद्धि, अपनी ब्रेन से बिहार के लोगों के, नौजवानों को जो वादा उन्होंने किया था, उनको इन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देकर उन्होंने अपना नाम दर्ज कराने का काम किया। शिक्षक का क्या हाल था? मारे मारे पटना के गलियारों पर। वह कौन? नीतीश कुमार जी और एनडीए के पुलिस थी, जो मार करके जो है कि कपार फाड़ दिया करता था, वैसे को उन्होंने नियमित करने का काम किया। कितने कम से कम 8 से 9 मेडिकल कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया। बड़ी बड़ी जो 4 लेन सड़क है उनको बनाने का काम उन्होंने किया। कितने एनएम कॉलेज, कम से कम 10 से 12 एनएम कॉलेज का उन्होंने मान्यता देने का काम किया। जीएनएम कॉलेज का उन्होंने मान्यता देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से वो कहते हैं, वो करके दिखाने का काम करते हैं। जगह नहीं मिली। अरे तो आप क्या लगता है कि साइड कर रहे हैं? अभी देखिए, नीतीश कुमार जी मौनी बाबा है। ये पूरा जो है कि चारों चित्ताने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चात ये नतमस्तक हो चुके हैं। ये जो है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, नीतीश कुमार जी नहीं चले। नीतीश कुमार जी का इकबाल अब खत्म हो गया। उनको खुद पता नहीं हो पाता है कि हाँ हमारा इकबाल है या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं कराती तो जिस तरीका का बिहार में उत्पात मचा हुआ है, तो उस तरह का जो है कि हत्या, लूट, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण हो रहा है, कहीं किसी को न्याय मिल रहा है क्या? कोई विकास का काम हो रहा है क्या? सबसे बड़ा सवाल इस राज्य में है जाम। जाम पर सरकार कोई बातें नहीं करती है। इस जाम में नहीं हो तो हजारों गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो या बेटी हो, जो बीमार आदमी, कहने का मतलब मर गया, एम्बुलेंस में जाम तोड़ दिया। सरकार जो इस जाम पर कोई अमले नहीं कर रही है। जाम पर हम तो पटना से चले हैं, 11:30 बजे चले हैं और आज अभी आपके बीच पहुंचे हैं। ये मुझे पटना से मुजफ्फरपुर आने में ये हालत बनी हुई है। क्या लगता है अगला चुनाव उनके नेतृत्व में होगा या उनको हटा देंगे? आप नहीं देखे हैं कि विजय सिन्हा जी ने क्या कहा कि अटल जी का सपना है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री हो। तो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है ना, छोटा मोटा नेता तो वो नहीं है। वो स्पीकर भी विधानसभा के रह चुके हैं। और वो जब वो बोलते हैं कि अटल जी बिहारी जी के जन्मदिन पर कि अगर अटल जी का सही सपना होगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आप नहीं देखा? नहीं, भागलपुर में देश के प्रधानमंत्री जी आए, क्या उन्होंने बोला कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? तो इनका जो है कि सारी व्यवस्था इनकी चलमन है, ढुलमुल नीतियां हैं। इनकी ढुलमुल नीतियां को भी बिहार की जनता जान रही है। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के द्वारा बुधवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सिरागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन की इकाई प्रदेश और जिला स्तर पर बनाई जाए। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए रघुनाथ भक्ति मोहम्मदपुरिया को बिहार प्रदेश का संयोजक और गौरी शंकर भक्ति को मुजफ्फरपुर जिला संयोजक मनोनीत किया गया। साथ ही इनको जवाबदेही देते हुए 15 दिनों के अंदर अपने कार्य क्षेत्र के संगठनों का विस्तार करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्षता करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि अन्य बज्जिका भाषा भाषी जिलों में भी 15 दिनों के अंदर बज्जिका साहित्य सम्मेलन के जिला इकाइयों का गठन करने की योजना है, ताकि संगठन एक विराट रूप में अपनी सक्रियता समाज और साहित्य के विकास में दर्ज कर सके। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण के बैठक एक ठो आज यहाँ मुजफ्फरपुर में भेल है, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन के विस्तार के निर्णय लेल गेल है। और एहि क्रम में प्रदेश भर में अभियान चला के संगठन के विस्तार करे लगी श्री रघुनाथ भक्त मोहब्बतपुरी जी के प्रदेश संयोजक और श्री गौरी शंकर भक्त जी के
जिला संयोजक सर्वसम्मति से मनोनीत कल गेल है और ये लोग के निर्देश देल गेल है जो 15 दिन के अंदर अपन संगठन के बनैतन। दोसर विषय कि बिहार सरकार जैसे मैथिली अकादमी भोजपुरी अकादमी बनैले है वही प्रकार से बज्जिका अकादमी के गठन करे, एहि पर भी एगो प्रस्ताव पारित कल गेल है। और तेसर विषय ई कि विगत वर्ष ही 5 लाख रुपया आवंटित कल गेल बिहार सरकार के ओर से जिला प्रशासन के बज्जिका महोत्सव के आयोजन के लिए। अब इस सत्र जो है वित्तीय वर्ष मार्च 1 सप्ताह बीत चुकल है, मात्र 3 सप्ताह बचल है। अभी तक जिला संस्कृति पदाधिकारी के द्वारा कोई एहि पर विशेष ठोस का योजना न बनायल गेल है, जेकरा लेल हमर सबके अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल विगत 22 फरवरी के मिलल रहे और लिखित प्रस्ताव भी देले रहे। वो आश्वासन भी देलन कि अविलंब एहि पर कार्रवाई शुरू होत, मगर 15 दिन वही मीटिंग के हो जाए के बाद भी अभी तक कोई ठोस रूप न बनायल गेल है। एहि चिंता के विषय है हमरा सबके लेल कि वित्तीय वर्ष समाप्त होए के साथ ही 31 मार्च के वो 5 लाख रुपया लैप्स क जाए और बज्जिका के विकास के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो 5 लाख रुपया आयल है वो वापस चल जाए। ये चिंता प्रकट करके निर्णय लेल गेल है कि अविलंब हम सब 7 मार्च के जिलाधिकारी से मिल के और उनका एगो ज्ञापन दें। मुजफ्फरपुर के मुशर्री नरसिंहपुर स्थित कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के तत्वावधान में संस्थान के सभागार में जेनरिक मेडिसिन और उद्यमिता में कैरियर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, संस्थान के निदेशक राजीव कुमार, नोडल अधिकारी कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन ऋतुल शर्मा ने किया। मौके पर विचार व्यक्त करने वालों में तारिक फहीम, शुभम कुमार, राजीव कुमार, मोनी कुमारी, प्राची, प्रभा सहित अन्य प्रमुख थे। समापन सत्र की अध्यक्षता पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने की। आज मैं आई हूँ मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में, ये मुशर्री में स्थित है, जहाँ आजकल अभी जान रहे हैं कि 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जाता है। तो आज इन लोगों के द्वारा जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये योजना लाई और गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए ये खासकर ये योजना है जो 75% तक डिस्काउंट में लोगों को दवा उपलब्ध कराई जाती है। और पूरे भारतवर्ष में अभी तक 15,000 जन औषधि केंद्र उन्होंने खोला है, गरीबों के लिए उन्होंने सोचा है और आगे भी करीब 25,000 जन औषधि केंद्र खुलने वाले हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामना मैं दूंगी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ कि बच्चे यहाँ से डी फार्मा और बी फार्मा करके जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। साथ में ड्रग इंस्पेक्टर की भी ये फॉर्म भर के ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो यहाँ के कॉलेज के उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। दिवस जो चल रहा है, पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 7 तक। ये प्रधानमंत्री का सपना है कि इस देश में कोई भी आदमी खाने के लिए परेशान ना हो और इलाज के लिए परेशान ना हो, और इन दोनों पर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश में आज 15,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल गए हैं और गरीबों को इससे फ़ायदा हो रहा है। आज लाखों करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों का जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं इलाज में, आज उनका बचा है। तो निश्चित तौर पर समृद्धि भी आएगी समाज में इस ढंग की योजनाओं से। और प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखा है कि इस देश का हर आदमी स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और हमारा जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, हमारे देश के नागरिक मजबूत नहीं होंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। तो जो उन्होंने सोचा है कि 2045 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएं, तो उसमें ये योजना का भी बड़ा भारी भूमिका होगा।
आज उसी के कारण आज आयुष्मान योजना उन्होंने लागू किया है इस देश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। आज स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और खाद्यान्न पर उनका सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका है और यही कारण है कि आज ये जन औषधि केंद्र हर जगह दिख रहा है। और आज मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर में आज इसका सेमिनार बच्चों के बीच में किया गया है और इसी बच्चों की बड़ी भूमिका होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि डॉक्टर दवा लिखेंगे और कंपोजिशन देखकर ये चाहेंगे तो ये इस दवा के माध्यम से उनके पैसे को बचा सकते हैं, इसलिए इनकी भी बड़ी भारी भूमिका है। इसलिए आज जन औषधि केंद्र में हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस ढंग की योजना को लाने के लिए समाज में। और यहाँ इस आयोजन करने वाले हमारे नोडल अधिकारी कुमार पाठक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इस समारोह के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का काम किया। जन औषधि दिवस पे हमने अपने कॉलेज में इन लोगों के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन करवाया है। इस आयोजन से हम समझते हैं कि ये आयोजन गरीबोन्मुख ही होगी और साथ ही साथ हमारे बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए एक अलग आयाम मिलेगा और रोजगारोपरक भी होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस योजना को हम अपने कॉलेज के माध्यम से सेमिनार करवा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करवाने में हमेशा अग्रसर रहे। ये सेमिनार हमारे कॉलेज मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा और जन औषधि केंद्र के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बहुत जेनरिक मेडिसिन के बारे में हमें बताया गया, कैसे जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब के बारे में हमें बताया गया। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेमिनार था, सेशन बहुत इंटरेक्टिव था। हमने बात भी किया सर से, हमने पर्सनली इंटरेक्ट भी किया, क्वेश्चन आंसर का भी सेशन चला। ये सब हमें जानने मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे आके और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। जन औषधि की तरफ से कराया गया है। यह हमारे कॉलेज का एक अच्छा थीम है जिससे बच्चे को कुछ सीखने को मिलता है और ये दवा के बारे में हम जानकारी देते हैं, बच्चे को बनाना कैसे है सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे के आगे भविष्य हो और बच्चे अच्छे जगह पे अच्छे ऊंचाई को प्राप्त करें। हम एक टीचर यहाँ के शुभम कुमार आप लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं, बच्चे फार्मेसी में अपना करियर को आगे से आगे बढ़ाएं और इसमें जो करियर है वो आपके बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाएगा, रिसर्च सेंटर से लेके और आपका लास्ट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी मेहनत जैसी होगी वैसे ही आपको पोस्ट मिलेगा। अगर आप मेहनत से पीछे हटेंगे तो उतना पीछे चले जाएंगे आप। ठीक है, कहाँ पे कॉलेज है ये कॉलेज नरसिंहपुर मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन पलाद मुसहरी ब्लॉक के पश्चात है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानापुर करियत बंगरा मुजफ्फरपुर affiliated to CBSE 10+2 co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.